डायरेक्टली डायरिया के ड्रग देखने के पहले अपने को दो नाम देखने पड़ते हैं, एक कहलाता है डायरिया, दूसरा कहलाता है डिसेंट्री। तो दोनों में फर्क क्या होते हैं? अपन तो उसको सिनोनिमसली यूज करते हैं ना, तो दोनों में फर्क रहता है। इसलिए नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ड्रग्स फॉर द डायरिया, वेयर वी स्टार्ट विद द डायरिया। डायरिया एक्चुअली क्या होता है? इट इज टू फ्रीक्वेंट। ओके, टू फ्रीक्वेंट मतलब फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ज्यादा बार जो होता है, मतलब टू फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ पुअरली फॉर्म स्टूल्स। ओके, मतलब फ्रीक्वेंटली भी जाना पड़ रहा है और पुअरली फॉर्म भी स्टूल होता है। और ओके, और साथ में क्या एक्सेस में जाता है? क्या एक्सेस ऑफ द वाटर इन द फीसेस, दैट कंडीशन इज कॉमनली कॉल्ड एज डायरिया। लेकिन फिर डब्ल्यूएचओ ने उसका डायरिया का क्या दिया वाला है? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में फिर इट विल बी मोर स्पेसिफिक। इट इज डिफाइंड एज द पैसेज ऑफ अनयूजुअली व्हाट लूज और वाटरी स्टूल। ओके, तो डायरिया मतलब क्या है? पैसेज ऑफ लूज और वाटरी स्टूल्स, यूजुअली मिनिमम कितने टाइम्स? 3 times अ डे इन 24 आवर टाइम पीरियड। तो ये किसने बताया वाला है? डब्ल्यूएचओ ने। ओके, अब मैंने आपको दो वर्ड बताए थे, कौन सा है? एक तो कहलाता है डायरिया, दूसरा कहलाता है डिसेंट्री। तो डायरिया क्या है? ये एक कॉमन हेल्थ कंडीशन है जो नॉर्मली भी होते रहती है। जैसे अभी विंटर चालू है तो बहुत सारे लोगों को विंटर डायरिया भी होता है, लेकिन नॉर्मली पता भी नहीं चलता है। ओके, तो जहां पे पर्सन सफर होता है वाटरी एंड कौन से स्टूल में? लूज स्टूल में। और डिसेंट्री अलग क्यों होता है? ये किसकी वजह से होता है? इन्फेक्शन और द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होने की वजह से देयर में बी प्रेजेंस ऑफ द ब्लड। मतलब स्टूल तो कैसा रहता है? वाटरी रहता ही रहता है, लेकिन साथ में क्या प्रेजेंट रह सकता है? ब्लड। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज डिसेंट्री। तो डायरिया इज वेरी कॉमन बट डिसेंट्री इज नॉट वेरी कॉमन वन। ओके, तो ये हो गया। अब ये जो हमारे डायरिया के अलग अलग क्या है? टाइप्स है। एक तो कौन सा है? वाटरी डायरिया। किसकी वजह से होता है? रोटा वायरस, ई कोलाई एंड कॉलेरा। ओके, फिर डायरिया का एक टाइप कौन सा है? डिसेंट्री। ओके, वो भी कौन से टाइप की है? एक तो एमीबिक डिसेंट्री होती है या फिर बैसिलरी डिसेंट्री होती है। और जो परसिस्टेंट डायरिया मतलब बार बार जो होते रहता है, वो मल्टीपल कॉज का कोई भी कॉज उसके हो सकते हैं। अब और एक अपना क्लासिफिकेशन है। ओके, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट डायरिया। ओके, हाँ, सो पहला वाला कौन सा है? इट इज द एक्यूट डायरिया। और दूसरा वाला कौन सा कहलाता है? दिस इज द क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया कब तक चलेगा? अप टू 1 to 2 weeks तक। और क्रोनिक डायरिया इज फॉर ग्रेटर देन द 4 weeks, मतलब 4 week से ज्यादा भी होता है। और अब देखो, ये जो हमारा एक्यूट डायरिया होता है, पहली चीज वो किससे होता है? इट कैन बी ड्यू टू द फ्यू फूड पॉइजनिंग की वजह से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रोनिक? एक्यूट मतलब शार्प एंड शॉर्ट। ओके, शॉर्ट एंड स्वीट नहीं, क्या बोलेंगे? शार्प एंड शॉर्ट। ओके, और उसी का उल्टा कौन रहता है? क्रोनिक। एकदम शार्प होता है क्या? नहीं। ओके, माइल्ड होता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ओके, तो वो इसी को अपन बोलते हैं ना, एक्यूट रिस्पॉन्स एंड क्रोनिक रिस्पॉन्स। ओके, तो यहाँ पे जो एक्यूट वाला होता है वो किसकी वजह से होता है? पहला तो फूड पॉइजनिंग, सेकंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। कौन से बैक्टीरिया है जो डायरिया कॉज करते हैं? ई कोलाई, शिगेला, साल्मोनेला। देन इसको क्या बोलते हैं? इट इज द कैंपिलोबैक्टर, देन यर्सिनिया। ओके, साथ में वायरल क्या होता है? डायरिया भी होता है। विंटर में सबसे ज्यादा कौन सा होता है? वायरल डायरिया होता है, जो किसकी वजह से होता है? रोटा वायरस। ओके, अभी ह्यूमंस तो काफी कम मरते हैं रोटा वायरस से, सबसे ज्यादा कौन कौन मरते हैं? डॉग्स।
और मतलब जहां पे आप लोगों ने देखा होगा डॉग्स का सबसे पॉपुलेशन खत्म हो जाता है किसकी वजह से, रोटा वायरस की वजह से। ओके, उसके बाद में कौन सा है, प्रोटोजोआ की इन्फेक्शन के वजह से भी होता है, जिसमें कौन कौन आते हैं, एंटामीबा, देन गियार्डिया, लैम्बिया। और इंपॉर्टेंट क्या है, ड्रग्स की वजह से भी क्या होता है, एक्यूट डायरिया होता है। कौन से ड्रग्स है, एंटीबायोटिक्स की वजह से, लैक्सेटिव की वजह से, एंटासिड, कौन सा एंटासिड, मैग्नीशियम सॉल्ट कंटेनिंग। ओके, देन एंटीकोलिनिस्टेरॉइड्स ड्रग, कोल्चिसिन, और ऐसे प्रिपरेशन जिसमें क्या है, एयू मतलब एयू एंड एजी, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, तो मतलब जब हम लोग मिठाई खाते हैं तब उसके ऊपर क्या लगे वाला रहता है, ओके, तो लेकिन उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, डायरिया भी हो सकता है। फिर क्विनिडीन एंड कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इन सारी चीजों की वजह से कौन सा वाला डायरिया होता है, एक्यूट वन। फिर क्रोनिक, क्रोनिक वाला पहला कौन सा वाला है, इट इज द ऑस्मोटिक डायरिया बिकॉज इट इज ड्यू टू द ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स एंड द लैक्टोज। ओके, तो ये वाला हो गया एक। दूसरा वाला कौन सा है हमारा, इट इज द सिक्रिटरी डायरिया, जो किसकी वजह से हो रहा है, सिक्रीशंस इंक्रीज हो गए हैं बहुत ज्यादा, और किसकी वजह से इंक्रीज हो रहे हैं, बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स की वजह से, हार्मोन की वजह से, फैटी एसिड, बाइल एसिड्स एंड द लैक्सेटिव। ओके, तीसरा कौन सा होता है, इन्फ्लेमेटरी डायरिया। अब देखो कॉन्स्टिपेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, स्टिमुलेंट देके इन्फ्लेमेशन करा रहे थे ना, और यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या हो जाएगा, फिर डायरिया हो जाता है। ओके, जो किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिसीजेस होते हैं। ओके, देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेलियासिया। ओके, देन इस्केमिया, राइट। और साथ में किसकी वजह से है, इट इज द हाइपर मोटोरिक डायरिया, जो किसकी वजह से हो रहा है, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम। ओके, तो एक बार और भी देखते हैं, एक्यूट डायरिया किसके किसकी वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग, इन्फेक्शंस, एक साथ में क्या बोलेंगे, इन्फेक्शंस एंड द ड्रग्स। ओके, और जो क्रोनिक होता है वो भी किसकी वजह से है, हमारे ऑस्मोटिक होता है, सेक्रेटरी होता है, और इन्फ्लेमेटरी, और लास्ट में कौन सा है, हाइपर मोटोरिक डायरिया, राइट। अब ये डायरिया का मैनेजमेंट कैसा किया जाएगा बताओ, डायरेक्टली ड्रग्स ही ड्रग्स देते जाएंगे क्या, नहीं, पहला तो अपने अलग अलग अप्रोच रहने वाले हैं मैनेज करने के लिए। तो ये इसकी जो भी हम लोग ड्रग्स का पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग मतलब उसको क्या बोलेंगे, थेरापेटिक मेजर्स को हम लोगों ने 3 ग्रुप में डिवाइड करके रखा है। पहला पहला ट्रीटमेंट क्या करते हैं, फ्लूइड का क्या हो रहा है, डिप्लीशन हो रहा है डायरिया में, तो पहले ट्रीटमेंट किसके लिए करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लूइड डिप्लीशन, उसके बाद में शॉक एंड द एसिडोसिस। ओके, शॉक मतलब डायरिया होने की वजह से बॉडी में करंट दौड़ने लगता है, नहीं। ओके, तो बॉडी में शॉक मतलब जब बॉडी में फ्लूइड की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब परफ्यूजन, ऑर्गन का परफ्यूजन क्या हो जाता है, कम। परफ्यूजन मतलब ऑर्गन तक अपना ब्लड कम ज्यादा, क्योंकि अभी फ्लूइड की कमी होगी मतलब ब्लड का सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, शॉक। ओके, और मतलब पहले अपन किसका मेंटेनेंस कर रहे हैं, फ्लूइड का मेंटेनेंस करेंगे। दूसरा में किसका मेंटेनेंस करेंगे, न्यूट्रिशन का मेंटेनेंस करेंगे। और थर्ड में ड्रग की थेरेपी। तो बताओ ड्रग की थेरेपी हर बार देने की जरूरत है क्या, ड्रग की थेरेपी कब देंगे, अगर इन्फेक्शन है तो एंटीमाइक्रोबियल दिया जाएगा, नहीं तो नॉन उसको क्या बोलते हैं, कीमोथेरेपी एजेंट भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और सबका कॉम्बिनेशन दिया जाता है किसमें, हमारे ट्रीटमेंट ऑफ द किसका ट्रीटमेंट है, डायरिया का। ओके, जिसमें अब सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा, पहला जो अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड डिप्लीशन, और उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज अ रिहाइड्रेशन। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, रिहाइड्रेशन। सो स्टार्टिंग विथ पहला प्रिंसिपल कौन सा है, रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन कैसे दे सकते हैं, पानी तो देने का है। ओके, मतलब या तो इंजेक्शन लगा के, नहीं तो
ओरल में, ओके। लेकिन इंजेक्शन मतलब क्या है, इंट्रावेनस, ओके। क्योंकि क्वांटिटी लार्ज देनी होती है ना, तो लार्ज क्वांटिटी कैसे देंगे, इंट्रामस्कुलर, वहां पे तो 1-1 ml जाता है सिर्फ, मैक्सिमम 1 या 2 ml। तो अपने को कैसा देना पड़ेगा हमेशा, दैट इज आईवी रूट से देना होता है। और आईवी रूट से हम लोग कैसे देते हैं, कब कब देंगे, पहली कंडीशन कब देते हैं, जब फ्लूइड लॉस बहुत सीवियर हो गया है, मतलब बॉडी वेट के कितना 10% अगर वो होता है, तब हम लोग क्या देते हैं, आईवी देते हैं, ओके। दूसरा, अगर यहाँ पे जो पेशेंट है वो कंटिन्यूअसली लॉस कर रहा है कितना है 10 ml पर केजी पर आवर, ओके। तो 1 घंटे में 10 ml पर केजी के हिसाब से फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तब हम लोग क्या देंगे, इंट्रावेनस। या फिर तीसरा तरीका कब होता है इंट्रावेनस देंगे, जब पेशेंट मतलब ओरल लेने के काबिल ही नहीं है, तब हम लोग देते हैं इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन, ओके। अब यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है आईवी फ्लूइड का, वो दैट कंपोजिशन इज कॉल्ड एज द ढाका फ्लूइड, ओके। ढाका फ्लूइड ये क्या है, बांग्लादेश, ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है, ओके। लेकिन वो ढाका, वो वाला ढाका नहीं है, उसका क्या रहेगा, full form. And what is full form? D stands for the dehydration, assessing kids accurately, okay। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ढाका, डिहाइड्रेशन, असेसिंग किड्स एक्यूरेटली। और उसका क्या रहता है, स्कोर। ये स्कोर क्या बताता है, असेसिंग द डिहाइड्रेशन इन द चिल्ड्रन, ओके। तो अब ये जो रिकमेंडेड कंपोजिशन है, ये कौन सा होता है बताओ, कितने लीटर ऑफ वाटर में दे रहे हैं, इन द 1 लीटर ऑफ वाटर में। और कौन है हमारा 5% ग्लूकोज, ओके। तो 5% ग्लूकोज का मीनिंग क्या होता है, या तो किस में दे रहे हैं, 1 लीटर ऑफ वाटर, ओके। या फिर 5% ग्लूकोज मतलब 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ वाटर, ओके। तो इसमें ऐड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, NaCl। NaCl कितना होना चाहिए, 85 मिलीमोल, विच इज इक्विवेलेंट टू द 5 ग्राम, ओके। KCl कितना होना चाहिए, 13 मिलीमोल, दैट इज 1 ग्राम। एंड ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, जो 48 मिलीमोल है, जो किसमें है, 4 ग्राम, जिसको अपन किस में दे रहे हैं, इतना या तो 1 लीटर ऑफ वाटर में डाल देंगे, नहीं तो 100 ml की बॉटल, जिसमें कितना ग्लूकोज है, 5 ग्राम, ओके। मतलब इसलिए अपन ने क्या बोल के रखा है, इन द 5 ग्राम ग्लूकोज, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो ये वाला हमारा क्या कहलाता है, दिस इज द इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन। तो दूसरा वाला कौन सा अप्रोच है, ओरल रिहाइड्रेशन वाला अप्रोच, जिसमें अब ये ओरल रिहाइड्रेशन कब देते हैं, जब फ्लूइड लॉस कैसा होता है, माइल्ड, दैट इज 5 to 7% ऑफ बॉडी वेट, या फिर मॉडरेट होता है, मतलब 7.5 to 10%, और 10% से ज्यादा रहा तो इंट्रावेनस, ओके। और 10% से कम रहा तो यूजुअली कौन सा देंगे हम लोग, दैट इज ओरल रिहाइड्रेशन। तो ओरल रिहाइड्रेशन का करने के पीछे भी क्या रहता है, प्रिंसिपल रहता है। तो जो अभी ORS हम लोगों ने नाम सुना है ना, व्हाट इज ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओके। उसमें क्या क्या डालते हैं और क्यों डालते हैं, उसको, उसमें जो भी रहता है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिशन, ओके। कंपोजिशन बनाने के पीछे भी क्या रहेगा, प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और अ सॉल्यूशन, ओके। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी आइसोटोनिक या फिर समवॉट हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मीनिंग, इसमें आयन का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो, कम हो या ज्यादा हो, कम, ओके। लेकिन अपना पहला कौन सा रहेगा, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक देंगे कभी भी नहीं, ओके। और मतलब जिसकी टोटल ऑस्मोलरिटी कितनी होती है, 200 to 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर। हम लोग ऑलरेडी ये
डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज वन ऑस्मोल, व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, व्हाट इज ऑस्मोलैलिटी, राइट। तो ऑस्मोलैरिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, और ऑस्मोलैलिटी मतलब पर यूनिट केजी, ओके, मतलब पर यूनिट वेट, राइट। तो मतलब ये पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो हमारा कौन सा वाला है ओआरएस सॉल्यूशन होता है वो कैसे होना चाहिए, आइसोटोनिक होना चाहिए, ओके। और जिसमें जो मोलर रेशियो होता है ग्लूकोज का, ओके, इट शुड बी हायर देन द सोडियम, बट ज्यादा 110 मिलीमोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। मोलर रेशियो मींस number of moles of glucose with respect to the sodium, number of moles of sodium। तो किसका रेशियो ज्यादा होना चाहिए, ग्लूकोज का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग द 110 मिली मोल। और इसमें क्या होने चाहिए, इनफ पोटेशियम होने चाहिए एंड इनफ बाइकार्बोनेट सिट्रेट भी होने चाहिए। तो पोटेशियम कितने होने चाहिए, 15 to 25 मिलीमोल, ओके, और बाइकार्बोनेट सिट्रेट दैट इज द 8 to 12 मिलीमोल, ओके। मतलब ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्टूल में लूज हो रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इनका बैलेंस क्या किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा। तो ये क्या है हमारा प्रिंसिपल फॉर द कंपोजिशन। मतलब क्या होना चाहिए बताओ, पहले तो आइसोटोनिक होना चाहिए, नहीं रहा तो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक चलेगा क्या, नहीं, ओके। साथ में ग्लूकोज टू सोडियम आयन रेशो हमेशा कैसा ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा, ओके। साथ में कौन होने चाहिए, पोटेशियम एंड द बाइकार्बोनेट और द सिट्रेट्स होने चाहिए, ओके। फिर अपना कौन सा वाला सॉल्यूशन बनता है, इट इज कॉल्ड एज ओआरएस, उसको बोलते हैं ना ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, दैट इज ओआरएस, ओके। जिसमें स्टार्टिंग में डब्ल्यूएचओ ने रेकमेंड करके रखा था सोडियम कितना होना चाहिए, इट शुड बी 90 मिलीमोल, ओके। पोटेशियम कितना होना चाहिए, ये पहला कौन सा था, सोडियम आयंस कितने होने चाहिए, 90 मिलीमोल। पोटेशियम कितने होने चाहिए, 20 मिलीमोल। क्लोराइड आयंस कितने होने चाहिए, 80 मिलीमोल, ओके। सिट्रेट कौन होता है, बेस, जो कैसा होना चाहिए, 10 मिलीमोल। एंड ग्लूकोज कितना होना चाहिए, 110 मिलीमोल। अभी आईवी के साथ में कंपेयर करते हैं, आईवी में कितना था, 85, ओके, हाँ, और बाइकार्बोनेट कितने थे, 48, ओके। तो यहाँ पे अपने क्या होने चाहिए, सोडियम आयन कितने, 90, पोटेशियम 20, क्लोराइड 80, सिट्रेट 10 एंड ग्लूकोज 110, ओके। और उसकी एक्चुअली में ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 310 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ये याद रहे या ना रहे, कौन सी चीज याद रहनी चाहिए, ऑस्मोलैरिटी किसकी, ओआरएस सॉल्यूशन की। ये किसके रिकमेंडेशन है, डब्ल्यूएचओ के पहले की, ओके। फिर 2002 में नया फॉर्मूला दिया वाला है, जिसमें क्या न्यू फॉर्मूला में क्या क्या कम किया गया है, सोडियम क्या किया गया है, कम किया गया है। साथ में ग्लूकोज को भी देखो क्या क्या किया है, लो सोडियम, दूसरा वाला क्या है, लो ग्लूकोज, राइट। और ऐसा क्यों किया गया होगा, हाइपरनेट्रेमिया रोकने के लिए, मतलब सोडियम ज्यादा नहीं होना चाहिए, और डायबिटिक्स वाला का भी प्रॉब्लम होता है। तो अब पहले कितना था बताओ, ये 90 मिलीमोल हुआ करता था, अब कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 75 मिलीमोल, ओके। ग्लूकोज कितना हुआ करता था, 110 मिलीमोल, तो और अब यहाँ पे ग्लूकोज जाके कितना हो गया है, 75 मिलीमोल। और टोटल ऑस्मोलैरिटी कितनी है, इट हैव द 245 मिली क्या कहलाता है, ऑस्मोल पर लीटर। जैसे ही पर लीटर लग गया कौन बन जाता है, ऑस्मोलैरिटी, ओके। तो पहले का जो डब्ल्यूएचओ का फॉर्मूला था उसमें कौन ज्यादा था, सोडियम एंड ग्लूकोज, ओके। उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी थी, 310। अभी दूसरा बना है फॉर्मूला जिसमें किसका कॉन्सेंट्रेशन कम किया गया है, सोडियम एंड ग्लूकोज का। अब इसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी हो गई है, 245 मिली ऑस्मोल हो चुका है, ओके। फिर अपने को क्या मेंटेन करने का है, सेकंड अप्रोच कौन सा था हमारा,
प्रिंसिपल। पहले क्या किया है, ट्रीटमेंट ऑफ द फ्लूइड डिप्रेशन, मतलब क्या है, रिहाइड्रेशन। फिर न्यूट्रिशन का मेंटेनेंस करने का है, और ड्रग थेरेपी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब न्यूट्रिशन का मेंटेनेंस करने का है, तो कोई तो न्यूट्रिएंट्स अपने को बताओ। सबसे पहले तो जब भी डायरिया होता है, लोग क्या करते हैं, खाना खाना बंद कर देते हैं। ओके, लिटरली कम, बहुत ही कम कर देते हैं। ये सही है क्या? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताते हैं खाना खाना नहीं चाहिए। वैसे एक जनरल क्या है, कॉन्सेप्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा होता है क्या। ओके, पेशेंट ऑफ डायरिया शुड नॉट बी स्टार्व। ओके, और उसके पीछे हमारा क्या रहता है, रीजन होता है। और रीजन क्या है ये देख लेंगे। जब भी हम लोग स्टार्विंग होते हैं, मतलब कौन सी कंडीशन है, फास्टिंग कंडीशन। जब फास्टिंग कंडीशन रहता है, तब ये जो हमारे ब्रश बॉर्डर में क्या है, डाई सैकराइड क्या है, एंजाइम्स होते हैं। ये डाइसैकराइड एंजाइम्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज होते हैं। ओके, और साथ में अब इसमें देयर विल बी रिडक्शन इन द absorption of salt water and the nutrients। ओके, फास्टिंग कंडीशन में ये आपने क्या है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। साथ में क्या डिक्रीज हो गया, सॉल्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी डिक्रीज हो गया, जिसके वजह से क्या हो सकता है, देयर कैन बी द माल न्यूट्रिशन, अगर डायरिया ये लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। ओके, तो इसकी वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ठूस ठूस के खाना भी है। ओके, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, बिल्कुल माइल्ड से फूड लेते हैं। ओके, तो अब अगर हम लोगों ने यहाँ पे फास्टिंग नहीं किया और क्या किया है, फीडिंग किया है ड्यूरिंग द डायरिया, देन किस में इंक्रीज हो रहा है, जो इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उसमें क्या होता है, इंक्रीज। उसके वजह से एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इंप्रूव होता है एब्जॉर्प्शन। और जो सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है म्यूकोसा में, वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए अपने को न्यूट्रिशन को हमेशा क्या करना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ता है। और अपना वो भी डाइट कैसा रहेगा, वेरी बैलेंस डाइट, एंड वी विल प्रेफर द सॉफ्ट टाइप ऑफ डाइट। ओके, तो ये हमारा कौन सा वाला अप्रोच है, सेकंड अप्रोच है। तो बताओ, अगर ज्यादा अपन ने फास्टिंग किया तो कौन कम हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जो किस में रहते हैं, ब्रश बॉर्डर मतलब कौन, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई में क्या रहते हैं, एंजाइम्स, दे वर कॉल्ड एज ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। और वो क्या करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, और उसके बाद में एब्जॉर्ब भी, डाइजेशन की वजह से एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वही चीज तो कम हो रही है, फिर वो कम होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले ही तो सारा क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, वी हैव टू इंप्रूव द एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया हमारा कौन सा है, सेकंड। फिर आता है हमारा कौन सा है, ड्रग थेरेपी। और ड्रग थेरेपी में अपन दो टाइप से ड्रग थेरेपी पढ़ने वाले हैं। एक तो ड्रग थेरेपी किसके लिए है, स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग के लिए, और दूसरा कंसिस्ट ऑफ द नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स के लिए। ओके, तो स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स मतलब मीनिंग क्या होता है, कुछ डायरिया कंडीशंस होती है जो किसकी वजह से हुई है, माइक्रोब्स की वजह से। ओके, तो कुछ कंडीशंस रहेंगी, मैं इंट्रो बता देता हूँ। कुछ कंडीशंस रहेंगी डायरिया की जहां पे एंटी माइक्रोबियल की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब देने की जरूरत नहीं होती है। ओके, कुछ डायरिया ऐसे होते हैं जब एंटी माइक्रोबियल्स देना पड़ता है, लेकिन कौन से कंडीशन में, ओनली इन द सीवियर कंडीशन। और कुछ डायरिया ऐसे होते हैं जिसमें हम लोगों को एंटी माइक्रोबियल देना पड़ता है, लेकिन रेगुलरली देना पड़ता है। मतलब ड्रग थेरेपी अपनी दो तरीके की है, कौन सी, एक तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग की, और दूसरा नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग की।